यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। वो कॉलेज का पहला साल था जब नेहा शहर आई। 1500 किलोमीटर दूर अपने छोटे से कस्बे से निकलकर उसने नए शहर की ट्रेनिंग इनटेक क्लास में दाखिला लिया। पढ़ाई पूरी करनी थी, करियर बनाना था और माँ बाप की मेहनत रंग लानी थी। नेहा बौद्धिक थी, शालीन और अंदर से संवेदनशील, हंसमुख मुस्कान, मगर आंखों में कभी कभी अकेलापन भी दिख जाता। अर्जुन मिला उसी पहले महीने। वह दिखने में ऊर्जावान, मिलनसार और थोड़ा बोल्ड था। लड्ढाचकियों की तरफ आकर्षक नजरें, पर बातचीत में मजेदार। अर्जुन की दोस्ती नेहा के लिए आसान शुरुआत साबित हुई। उसने क्लास नोट्स शेयर किए, लाइब्रेरी शॉर्टकट बताए, कॉलेज इवेंट में साथ खींचा। धीरे धीरे नेहा का भरोसा उसे दे बैठी। कौन नहीं चाहता कि कॉलेज लाइफ में कोई दोस्त उसके साथ हो। अर्जुन के कुछ खास दोस्त भी थे, धर्मेश और रोहित, जो अक्सर ग्रुप में मिलते। पहले सब कुछ सामान्य दिखा, कॉफी, टेस्ट प्रैक्टिस, ग्रुप स्टडी। नेहा ने सोचा बस दोस्त हैं, पर समय के साथ कुछ नुस्खे उभरने लगे। अर्जुन कभी कभी छोटे उपहार दे देता, एक किताब, एक पेन या शाम को चॉकलेट। उसने नेहा से उसकी पसंद नापसंद पूछी और छोटी छोटी बातों पर सहानुभूति दी। तुम्हें कम लोग समझते हो। और नेहा को अच्छा लगा। जो लोग अकेले होते हैं वे इन छोटी छोटी जानकारियों को बड़ा महत्व देते हैं। धीरे धीरे अर्जुन की उपस्थिति नेहा की जिंदगी में जगह बना लेने लगी। उसके दोस्तों के साथ पहल करके, उसकी मदद करके, उसे कॉलेज ग्रुपों में शामिल कराकर। नेहा खुश थी। उसे लगा कि उसे एक सच्चा साथी मिल गया। लेकिन यहां एक महीना बीतते बीतते छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। पहले तो वो सिर्फ टिप्पणियां थीं। आज तू सुंदर दिख रही है, क्यों अकेली चल रही हो, हल्के फुल्के पलटाव। नेहा ने अनदेखा किया, पर तब बदलकर वे पैटर्न बन गए। अर्जुन अक्सर नेहा के घर जाने के रास्ते में मीटिंग का बहाना कर लेता। अचानक से वो ऐसे प्रोग्रामों में उसे अकेला छोड़ देता जहां भीड़ ना हो। फोन पर वो देर तक बातें करता और कभी कभी हंसी के बीच सवाल पूछ जाता, क्या तुम आज रात बाहर नहीं आओगी? नेहा ने सोचा कि यह सब दोस्ताना उत्साह है, पर अंदर भीतर उसे कुंठा होने लगी। उसने अपने करीबी दोस्त मीनू से कहा, उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। मीनू ने कहा, सीधी बात कर दे नेहा, जो असहज है उसे बताओ। पर बात करते करते कुछ और जटिल हो गया। अर्जुन ने नेहा के आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए उससे कहा कि वो तुक्का और भरी भरी दुनिया से अलग है। उसने नेहा की असुरक्षाएं पहचान ली थीं और उनका इस्तेमाल करके उस पर नजर गढ़ती रहा। एक शाम अर्जुन ने नेहा को कॉलेज आउटिंग पर बुलाया। कहा कि क्लास के कुछ लोग मिलकर शाम का प्रोग्राम बना रहे हैं और नेहा अकेली न जाए। नेहा ने मन ही मन मना किया, पर अर्जुन ने इतना अड़ लिया कि वह मान ही गई। रात की शुरुआत खुश थी, गपशप, खाना, पीछे से धीमा सा संगीत। पर थोड़ी ही देर में नेहा को महसूस हुआ कि कुछ पेय में अलग सा स्वाद है। उसने पूछा, इसमें क्या है? अर्जुन हंसकर बोला, कुछ नहीं, बस चाय में अदरक डाल दिया है। नेहा ने भरोसा किया, पर वहां एक रिस्क छिपा हुआ था। जब व्यक्ति के भरोसे को तोड़ा जाता है तब उसे पता चलता है कि कौन दिखता वही है और कौन अंदर से बदलता है। आगामी सप्ताह में नेहा की यादों में कुछ धुंधलापन आया। कुछ घंटे ऐसे जिनको वह पूरी तरह याद नहीं कर पाई। उसने खुद से सवाल किए और खुदाई सी पीड़ा को महसूस किया। क्यों मेरा फोन ऑन था रात में? क्यों मेरा घर खाली घूमा हुआ था, मोबाइल लोकेशन दिखाती थी? ये सब छोटे छोटे टुकड़े थे जो उसके दिमाग में नहीं जुड़ रहे थे। जब उसने इन चीजों का पता लगाना शुरू किया तो उसे और चीजें मिली। उसकी कुछ पुरानी सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर टूटी जो उसने साझा नहीं की थी। कुछ मैसेज जो उसकी तरफ से नहीं गए थे और कुछ लोग जिनसे उसने कभी बात न की थी, पर उन्होंने उसे अजनबी नामों से टैग किया था। नेहा की आत्म गोपनीयता टूट चुकी थी और यह टूटना सिर्फ सोशल प्राइवेसी का नहीं था। किसी ने उसके भरोसे का दुरुपयोग कर उसकी इज्जत और निर्णय क्षमता पर हमला किया था। नेहा ने कहा कि वो किसी तरह से इन सब चीजों को पिरोकर एक पैटर्न बना सकती है। उसने देखा कि हर बार जब वह किसी घटना की आंशिक स्मृति से जूझती तो अर्जुन किसी न किसी बहाने से उसका भरोसा जीत लेता। तुम ठीक हो? कुछ याद आता नहीं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह उसने नेहा की असहायता को और गहरा किया।
यह वही मनोरणनीति थी जिसे ग्रूमिंग कहा जाता है। शौकिया भाषा में धीमे धीमे विश्वास बनाना, फिर निर्भरता पैदा करना। नेहा ने कहा कि वो किसी तरह से इन सब चीजों को पिरोकर एक पैटर्न बना सकती है। उसने देखा कि हर बार जब वह किसी घटना की आंशिक स्मृति से जूझती तो अर्जुन किसी न किसी बहाने से उसका भरोसा जीत लेता। तुम ठीक हो? कुछ याद आता नहीं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह उसने नेहा की असहायता को और गहरा किया। यह वही मनोरणनीति थी जिसे ग्रूमिंग कहा जाता है। शौकिया भाषा में धीमे धीमे विश्वास बनाना, फिर निर्भरता पैदा करना। एक दिन नेहा ने ठान लिया कि वो चुप नहीं रहेगी। उसने अपने फोन से कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ चैट हिस्ट्री निकलकर अपने करीबी दोस्त मीनू और राहुल को दी। राहुल ने कहा, हमें सबूत चाहिए, सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग, सब। मीनू ने कहा, और अगर कुछ और हुआ है तो हम पुलिस मदद लेंगे। नेहा के अंदर डर था, अपमान था और सबसे बढ़कर शर्म का बोझ था। समाज अक्सर पीड़िता पर शक करता है, पर उसके अंदर अब एक क्रोध था जो सत्य ढूंढने पर और मजबूत था। वे तीनों मिलकर तथ्यों को जोड़ने लगे। कॉल लॉग दिखा कि कुछ ऐसे समय थे जब नेहा ने कुछ भी याद नहीं किया, पर उसका फोन चालू था और किसी ने उससे बात की थी। कुछ मैसेज ऐसे थे जिनकी भाषा नेहा के स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। राहुल ने सुझाव दिया कि वे कॉलेज कैंपस और निकटतम कैमरों की फुटेज मांगे। वे एक एक करके हर नजरिए को परखने लगे। एक रात उन्होंने वैन शहर के बाहर एक प्राइवेट व्हीकल के पास खाड़ी टीचे होने वाले और अर्जुन के मोबाइल टावर लॉग्स चेक किए और पाया कि उसी रात अर्जुन की लोकेशन नेहा के साथ निकटता दिखाती थी, जहां नेहा के पास की स्मृतियां खत्म होती थीं। यह संकेत काफी था कि अर्जुन ने उस मौके का दुरुपयोग किया, पर यह कानूनी रूप से साबित करना अलग चुनौती थी। नेहा ने हालात का सामना करना शुरू कर दिया। उसने मेडिकल चेक करवा लिया, जिसके रिपोर्ट में कहा गया कि उसके शरीर पर कोई हिंसक घाव नहीं है, पर उसकी विथिन रिकॉल काफी भंग है। एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि उसे भावनात्मक ट्रामा और मेमोरी ब्लैंक्स का सामना है। नेहा ने यह सब अपनी मां और मीनू के साथ साझा किया। मां का चेहरा टूट गया, पर उसने हिम्मत दी, बेटी सच सामने आएगा। इसी बीच अर्जुन के व्यवहार में बदलाव था। वह अब और अधिक टेढ़ा और दबावदार हुए। उसने समूह को तंग करना शुरू कर दिया। नेहा के दोस्तों के सामने नेहा के चरित्र पर सवाल उठाए और उसे दोषी ठहराने की कोशिश की कि वो सबको बदनाम कर रही है। यह वही क्लासिक भेद है कि कभी कभी अपराधी पीड़िता को ही आरोपित कर देते हैं ताकि समाज उसका समर्थन न करे। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब राहुल ने कॉलेज के पास एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज का कड़ा निकालवा लिया। फुटेज में अर्जुन और नेहा उस शाम दिखे और अर्जुन का व्यवहार ठंडा, तेज और जल्दबाजी में था। एक हिस्से में नेहा का बेसुध चलना फिरना दिखा और अर्जुन उसे अपने साथ ले जाता दिखा। राहुल ने कांग्रेस में यह फुटेज प्ले किया। छात्र कम्युनिटी में हलचल मच गई। अर्जुन के पास अब आरोप थे, पर वह झूठ और इनसिक्योरिटी का खेल खेल रहा था। यह लॉजिकल टाइमिंग है, तुम लोग झूठ फैला रहे हो। कहानी यहां नए मोड़ पर आई। नेहा ने कोर्ट, साइबर ट्रायल और कॉलेज इन्वेस्टिगेशन की राह चुनी। उसने अपने पास जो जो सबूत जोड़े थे, स्क्रीनशॉट, सीसीटीवी, कॉल लॉग और मेडिकल रिपोर्ट, उनमें से अधिकतर को समेटकर एक शिकायत दायर की। कॉलेज प्रशासन ने धमाचौकड़ी मचाई। कुछ छात्र उसके खिलाफ खड़े हुए, कुछ सहायक बने। वह बड़ी चुनौती थी। उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना था और साथ में समाज की ना जजमेंट का सामना। उसने सीखा कि सच बताने की हिम्मत दिखाना आसान नहीं, पर जब उसके साथ मीनू और राहुल जैसे दोस्त खड़े थे, तब चीजें बदलने लगी। भाग 1 यहां खत्म होता है। नेहा ने पहला बड़ा कदम उठाया। उसने हर उस टुकड़े को इकट्ठा कर लिया जो उसके साथ हुए दर्द का द्योतक था और उसने इसे सामने लाने की ठानी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे यह केस कॉलेज सिस्टम, मीडिया और कानूनी दीआरआरटी से टकराता है। अर्जुन की रणनीतियां कैसे तेज होती हैं और कैसे नेहा इस लड़ाई में मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से मजबूत बनती है, बिना किसी ग्राफिक विवरण के, पर हर भावना, डर और लड़ाई की गहराई के साथ। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। अनन्या की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर भारी था, गला सूखा हुआ और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने खुद को देखा।
कपड़े अस्त व्यस्त थे और कमरे में सिवाय एक गिलास और टूटी हुई बोतल के कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यादें धुंधली थीं, पर कुछ झलकियां दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। हंसी, ड्रिंक, म्यूजिक और फिर अंधेरा। वह तुरंत उठी, इधर उधर देखने लगी। मोबाइल ढूंढा, ऑफ था। बैग जमीन पर पड़ा था। उसके अंदर उसका आईडी, कुछ पैसे और फोन पड़े थे, लेकिन एक चीज गायब थी, उसकी भरोसे की ताकत। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या हुआ मेरे साथ? मैं यहां कैसे आई? तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने एक छोटा सा पेपर स्लाइड किया। उस पर लिखा था, किसी को कुछ बताया तो तेरा नाम, तेरी इज्जत और तेरे फोटो सब सोशल मीडिया पर होंगे। वो कांप उठी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस दूर जाते हुए कदमों की आहट थी। शाम को कॉलेज पहुंची तो हर चीज वैसी ही थी, लेकिन लोग बदल गए थे। कुछ लड़के हंसते हुए उसके पास से गुजरते और फुसफुसाते, क्या बात है अनन्या, कल की पार्टी मजेदार थी क्या? वो समझ गई कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो डर नहीं रही थी। वो भीतर से टूट चुकी थी, फिर भी उसकी आंखों में एक आग थी। उसने ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले कुछ दिन उसने शांत रहकर सब कुछ देखा, सुना और समझा। उसने फेसबुक पर नकली प्रोफाइल से उस लड़के आदित्य को फॉलो किया। उसी ने उसे नशे की ड्रिंक दी थी और अब वही उसके बारे में झूठ फैला रहा था। उसके पोस्ट, स्टोरीज और कमेंट्स में एक पैटर्न था, वो दूसरों को भी फंसाता था। वो हर सबूत इकट्ठा करने लगी, चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन हिस्ट्री और उस रात की होटल सीसीटीवी फुटेज की डिटेल्स। लेकिन आदित्य चालाक था, उसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। फिर भी अनन्या ने एक उम्मीद देखी, होटल की सिक्योरिटी कैमरा की एक बैकअप कॉपी। उसने रिसेप्शन पर जाकर धीरे से पूछा, भैया 12 तारीख की रात का रिकॉर्ड है क्या? वो शख्स बोला, नहीं है, लेकिन शायद बैकअप सर्वर में हो। वहीं से शुरू हुई उसकी जंग। रात को वो अकेले अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप खोलती और हर कोने में उस रात के टुकड़े जोड़ने लगती। उसे पता नहीं था कि अब मामला सिर्फ उसके और आदित्य का नहीं रहा, यह एक पूरे कॉलेज के झूठे इमेज सिस्टम का पर्दाफाश बनने वाला था। क्योंकि जैसे जैसे उसने डाटा खंगाला, उसे पता चला कि यह एक रैकेट था, जहां लड़कियों की फोटो, वीडियो और प्राइवेट डिटेल्स चोरी करके ऑनलाइन बेची जाती थीं। और उस रैकेट के पीछे सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि कॉलेज के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। उस रात जब उसने लैपटॉप पर आखिरी वीडियो देखा, जिसमें आदित्य और उसके 2 दोस्त किसी और लड़की के साथ वैसा ही खेल खेल रहे थे, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। वो उठी, फोन उठाया और पुलिस साइबर सेल को कॉल किया। मैं अनन्या बोल रही हूं, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कई जिंदगियां बचा सकता है। कहानी अब अपराध से प्रतिशोध और न्याय की दिशा में मुड़ चुकी थी। आदित्य को अब पता नहीं था कि वो जिस लड़की को डराना चाहता था, वही अब उसकी सजा लिखने वाली थी। क्या अनन्या पुलिस तक वो वीडियो पहुंचा पाएगी? क्या आदित्य और उसका गैंग पकड़े जाएंगे, या फिर सिस्टम एक बार फिर किसी बेगुनाह की आवाज दबा देगा? रात के 2 बज चुके थे। कमरे में बस लैपटॉप की नीली रोशनी चमक रही थी। अनन्या की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसका मन ठहरा नहीं था। उसने आखिरकार सबूत का वह हिस्सा ढूंढ लिया था, एक वीडियो फाइल जिसका नाम था DSC2127 hidden.move। वो फाइल सब कुछ कह रही थी। आदित्य और उसके 2 दोस्तों का चेहरा साफ दिख रहा था। उसके अंदर डर नहीं था, बस एक सवाल था, कितनी और लड़कियां ऐसे चुप रह जाएंगी अगर मैं आज नहीं बोली? वो वीडियो कॉपी कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धक धक धक। अनन्या, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। आवाज आदित्य की थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो समझ गई किसी ने उसे लीक होने की बात बता दी है। उसने झट से वीडियो पेन ड्राइव में कॉपी किया, उसे तकिए के नीचे छुपाया और मोबाइल से पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल लगाया, पर सिग्नल नहीं आया। दरवाजा फिर से पीटा गया, इस बार और जोर से। हम अंदर आ रहे हैं। दरवाजा खुला, तीनों अंदर घुस आए, आदित्य, रवि और करण। उनके चेहरों पर नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर। आदित्य बोला, देख अनन्या, जो हुआ वो बस एक गलती थी। तू इसे बड़ा मत बना, वरना तेरा और हमारा दोनों का नाम डूब जाएगा। अनन्या की आंखें गुस्से से जल उठी। गलती?
तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना बस गलती है? तुम लोगों को इंसानियत की शर्म नहीं है? आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर लैपटॉप पर गई। वो समझ गया, सबूत वही हैं। वो लैपटॉप छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनन्या ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और कमरे से भागी। कॉरिडोर में सीसीटीवी था और वो जानती थी कि बस उसी से उसे और सबूत मिलेंगे। वो भागते हुए गेट तक पहुंची और सिक्योरिटी रूम की ओर दौड़ी। पीछे से आदित्य और उसके दोस्त भी उसके पीछे भाग रहे थे। सिक्योरिटी रूम में गार्ड नींद में था। अनन्या ने उसका फोन उठाया और पुलिस को कॉल लगाया। साइबर क्राइम ऑफिसर शर्मा से बात करवाइए, ये अर्जेंट केस है। वो कांपते हुए सब कुछ बताने लगी। ऑफिसर ने कहा, हम ट्रेस कर रहे हैं, तुम वहीं रहो, कैमरे चालू रखो। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंजने लगी। आदित्य और उसके दोस्त दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, लेकिन अब पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने तीनों को वहीं दबोच लिया। अनन्या ने पेन ड्राइव ऑफिसर को दी। वो बोला, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बेटी। ये सिर्फ एक केस नहीं, दर्जनों लड़कियों के लिए इंसाफ की शुरुआत है। सीसीटीवी और डिजिटल सबूतों की जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि आदित्य और उसके दोस्त एक पूरे गैंग का हिस्सा थे, जो कॉलेज में लड़कियों को नशे में फंसाकर उनका शोषण करते और फिर फुटेज बेचते थे। इस रैकेट के पीछे कॉलेज का एक प्रोफेसर भी शामिल था, जो स्टूडेंट्स की प्राइवेसी डेटा डार्क वेब पर बेच रहा था। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन नेटवर्क चलाया, जिसमें पूरे शहर के कई कॉलेजों से ऐसे गैंग पकड़े गए। आदित्य को 14 साल की सजा और उसके साथियों को 10-10 साल की जेल हुई। प्रोफेसर पर आजीवन कारावास का मुकदमा चला। 1 साल बाद अनन्या अब एक साइबर लीगल काउंसलर बन चुकी थी। वो कॉलेजों में जाकर लड़कियों को जागरूक करती थी। कभी भी चुप मत रहो। डर सबसे बड़ा हथियार होता है अपराधियों का। अगर तुम बोलोगी तो वो हारेंगे। लोग ताली बजाते, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ाई लड़ी थी जो डर के कारण अपनी आवाज दबा चुकी थी। उसकी कहानी अब कई रिपोर्ट्स में लिखी जा चुकी थी, द गर्ल हु फॉट बैक, अनन्या's जस्टिस। और जब भी वो रात में दर्पण में खुद को देखती, उसे वही आवाज सुनाई देती, तूने जो किया वो इंसाफ नहीं, इनकलाब था।